साक्षात्कार के क्रम में इस समय मैं बैठा हूँ। प्रणामिका तिवारी जी बहुत मेधावी छात्रा है। आप लगभग 8 नौकरी छोड़ चुकी हैं जैसा हमको पता लगा है, और मैं ऐसी बच्ची के पास बैठा हूँ कि 8 नौकरी जो छोड़ चुकी है, एक नौकरी के लिए लोग तरसते हैं। किस तरह कैसा इनका संघर्ष रहा, कैसी इनकी तैयारी रही, इसके बारे में जानना चाहूँगी प्रणामिका जी से। सबसे पहले तो आपको अयोध्या दर्पण से बात करने के लिए धन्यवाद। आपके लिए ढेर सारी शुभकामना। आप पहले बच्ची बताइए, आपके नाम का बड़ा प्यारा नाम है प्रणामिका तिवारी। इस नाम का क्या मतलब है? सर, इस नाम का मतलब है गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी जो सर्वश्रेष्ठ है, इसका ये भी मीनिंग है। सर्वश्रेष्ठ है, धन्यवाद। और ये बताइए कि आपका मीडियम क्या रहा है? सर, मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है शुरू से। मैं केवी में पढ़ी हूँ, सीबीएसई बोर्ड से, इंग्लिश मीडियम। आज आपकी जर्नी क्या रही? सर, मैंने 10th और 12th अपना यहाँ केंद्रीय विद्यालय फैज़ाबाद कैंट से किया है, और 10th में मेरी 2nd पोजीशन थी और 12th में मैं स्कूल टॉपर थी। उसके बाद फिर मैंने बीटेक इलाहाबाद से किया है, और मेरा मीडियम मतलब ब्रांच था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद फिर 2016 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ डाइट से बीटीसी अप्लाई कर दिया था और साथ में प्रिपरेशन कर रही थी। ये बताइए, बीटेक आपने किया तो इंजीनियर बनने के लिए किया, उसके बाद बीटीसी की ये कैसे आ गया आपके बीच में? बीटीसी कहाँ से आ गया? बस एक वो था कि एक मतलब जॉब के लिए कि एक सिक्योर जॉब मिल जाएगी, बाकी मैं अपनी प्रिपरेशन कर ही रही थी। नहीं तो पहली नौकरी कहाँ शुरुआत हुई आपकी? पहला यही हुआ कि मैं पहले बैंक का देती थी और बहुत थोड़े नंबर से इंटरव्यू तक पहुंच के फाइनल थोड़े से रुक जाता था, कभी मतलब पॉइंट्स में ही हमेशा रुकता था। और इधर मेरा 2018 में बीटीसी कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर वीडियो की एक वैकेंसी आई थी, उसमें मेरा टॉप में था, बट वो वैकेंसी बाद में जाके कैंसिल हो गई, आगे जाके 2 साल बाद। उसके बाद फिर मेरा लगातार आता गया। LIC ADO में हुई थी 2019 में, और दिसंबर 2019 में मैंने ज्वाइन किया था। लगभग 8 महीने मैंने LIC ADO किया था। उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट आया था, 2 महीने लगभग मैंने पोस्टल असिस्टेंट किया था, SSC के थ्रू था। ये भी फैज़ाबाद में ही ज्वाइनिंग थी। फिर टीचर वाला आ गया था, तो उसके बाद से मैं टीचर वाले में हूँ। और SSC CGL 2018 के थ्रू ऑडिटर में मेरा हुआ था, यहीं डोगरा ही मिला था कैंट, उसको भी मैंने छोड़ दिया। और बाकी सब ऐसे ही चल रहा है। मंडी परिषद में हुआ है, और SSC CGL 2019 में मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पर हुआ है। ये बताइए, इतनी अच्छी पोस्ट एक्साइज इंस्पेक्टर आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया? अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस में है। अभी ज्वाइन करेंगी? ज्वाइनिंग में बस यही थोड़ा सा डाउट है कि दूर मिल जाएगा, तो अभी इसी बारे में सोच रहे हैं। अच्छा बेटा, आपका एम क्या है, आगे क्या आप करना चाह रही हैं? आगे तो सिविल सर्विसेज का एम है। ये बताइए, सिविल सर्विसेज आपने 2000 ग्रेजुएशन कब किया था? 2016 में किया। 2016 में आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद से सिविल में क्यों नहीं आ पाई आप इतने दिन आपने वेट क्यों किया? मैंने सोचा पहले एक जॉब ले लें, सिक्योर कर लें, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हम बड़े के चक्कर में हम फिर किसी उसमें नहीं रह जाते। बहुत अच्छी छोटा भी नहीं मिल पाता, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो बड़े जॉब के चक्कर में कि PCS निकल जाए, ये निकल जाए। तो मैंने एक के लिए थोड़ा सा ट्राई किया, उसके बाद फिर मुझे मिलता ही चला गया। आपने पूरी फील्ड ही चेंज कर दी। आप इंजीनियर बीटेक आपने किया इंजीनियर बनने के लिए, बीटेक जो किया जाता है, उसके बाद एकदम फील्ड क्यों चेंज कर दिया आपने? क्यों भ्रमित रहीं, क्या ऐसा रहा कुछ? नहीं, असली में पहले से शुरुआत से यही था कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, लेकिन मैंने अपने थोड़ा ज़िद के उससे कि मुझे एक टेक्निकल डिग्री लेनी है कि आगे अगर नहीं मिलता है तो मेरे पास कुछ ना कुछ रहे, कि खाली ना रहूँ मैं, इसलिए फिर मैंने अपने उससे कर लिया। थोड़ा उस समय क्रेज़ भी बहुत था बीटेक का, तो फिर मैंने बीटेक कर लिया। आप संघर्षशील रहीं, और यहाँ और एम भी एक कोई निश्चित नहीं रहा आपका। अब जाके लग रहा है कि आपका एम निश्चित हुआ है कि आप IAS बनना चाहती हैं। IAS की PCS? IAS PCS दोनों के लिए ट्राई करूँगी, और बाकी तो PCS तो बनना ही बनना है। IAS के लिए क्यों आप IAS क्यों नहीं बनना है? बस ये है कि मैं चाहती हूँ कि छोटे स्टेप से आगे बढ़ें हमेशा। मेरा वही है कि थोड़ा PCS का वो करूँगी, बाकी IAS का भी देते रहेंगे। ये बताइए कि मीडियम का क्या असर होता है कि IAS और PCS में? मेरे ख्याल से मीडियम तो वही लेना चाहिए, जो आपकी शुरुआत से है उसी में आप अच्छा उसी पे कमांड करिए,
और उसी को लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मीडियम का कोई ख़ास रोल नहीं है, बस ये है कि हाँ, जो आपका लैंग्वेज या जो मीडियम रहा है शुरू से, उसी में अच्छे कमांड करें। आपने कोचिंग किया है, कोई एसएससी की तैयारी की होंगी, सीजीएल तैयारी की है, आप क्वालिफाई भी कर चुकी हैं और आज जॉब मिलने के बावजूद भी आप सिविल की तैयारी कर रही हैं। कोचिंग कोई लिया है औपचारिक? मैंने यहाँ अयोध्या से ही दिशा करियर इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने एसएससी की कोचिंग की थी। अच्छा। ये बताइए कि सिविल की तैयारी आप कर रहे हैं, सिविल में विषय पहले से डिसाइड कर लिया है आपने? ये सब मैंने कर लिया। ज्योग्राफी मैं सब्जेक्ट लूँगी क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल है और हमारे फील्ड से थोड़ा मैच करता है, मतलब ईज़िली हम उसको गेन कर सकते हैं। ये बताइए कि एक, हालांकि सवाल हमको भी बड़ा हार्ड लगता है, लेकिन एक हर विद्यार्थी ये जानना चाहता है कै घंटे पढ़ती हैं आप? इस सवाल का मैं आज तक कोई मेरी समझ में नहीं आता, फिर भी लोगों की संतुष्टि के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कै घंटे पढ़ती हैं? मेरा तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि इतने मतलब बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ते हैं, मतलब 4-5 घंटे अगर इंसान पढ़ता है और अच्छे से पढ़ता है, रिवाइज़ करता है, मतलब मेरा ये हमेशा से रहा है कि ऐसा नहीं कि मैं आगे बढ़ जाऊँ कि मैंने इतना पढ़ा, इतने पेज पढ़े, ये सब नहीं है। जो भी मैं पढ़ती हूँ सॉलिड पढ़ती हूँ और उसी को मैं बार बार मतलब वो करती हूँ कि हाँ, वो जब तक वो याद नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूँगी, उसको मैं पढ़ा हुआ नहीं मानती। बस ये मेरा शुरू से है, बाकी घंटे में बहुत विश्वास नहीं रखता। प्रेरणा का स्रोत आपके? प्रेरणा का स्रोत मम्मी पापा और पीसीएस के लिए मेरे बाबा ही रहे हैं। वो शुरू से ही मतलब उनका था कि मैं पीसीएस बनूं, उनका शुरू से ही मन था और अभी भी एग्ज़ाम में देकर आऊँगी तब भी पूछेंगे कि कैसा हुआ पेपर, मतलब हमेशा एकदम जागरूक हैं वो पीसीएस के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन आपकी फैमिली में कोई था एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में? हाँ, बाबा खुद थे, इसीलिए उनका और मन है, तहसीलदार थे वो। कितने भाई और बहन हैं आप? मैं एक भाई एक बहन, मतलब मैं हूँ और मेरा एक भाई है। भाई छोटा है आपसे? हाँ, भाई छोटा है। आपके पिताजी भी बैठे हैं, शुभ नाम सर आपका क्या? राजेश कुमार तिवारी। राजेश कुमार तिवारी जी, आप आर्मी से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में अध्यापक भी हैं। जैसे बच्ची मतलब 8 नौकरी आप छोड़ चुकी हैं, वैसे पिताजी भी आर्मी के बाद इस समय अध्यापक हैं, अभी इनका भी सफ़र जारी है। देखिए अभी कहाँ तक चलते हैं। आप हैं, ये बताइए कि क्या आपकी बच्ची इतनी क्वालिफाइड है, आपकी एक पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है आज के समय में, किस तरह की पेरेंटिंग आप करते हैं? हम इनको प्रोत्साहन देते हैं और ये कहते हैं कि भाई आगे बढ़िए और पूरी पढ़ाई की सुविधा देते हैं। और इनकी माताजी भी जो है, जो इनको घरेलू कामों में इन्वॉल्व नहीं करती हैं। हम दोनों का लक्ष्य यही है कि ये पढ़ाई के प्रति जागरूक रहें और पढ़ाई अपनी करती रहें। यदि आगे बढ़ती हैं तो हमारे परिवार का नाम ऊँचा होगा। बहुत खुशी की बात। बच्चियों को लेकर एक बहुत बड़ा मिथक समाज में, मतलब बच्ची पैदा नहीं हुई कि उसके एजुकेशन को लेकर तो बहुत कम, शादी को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। यहाँ तक घर में हमारे, आप तो ग्रामीण परिवेश से भी रहे हैं, गांव से भी आप जुड़े हैं, तो एक आप किसको प्राथमिकता देते हैं, एजुकेशन, शादी, मतलब दोनों में बड़ी विसंगतियाँ हैं, क्या आप मानते हैं इसको? दोनों विसंगतियाँ तो ज़रूर हैं और दोनों ज़रूरी हैं। फर्स्टली एजुकेशन, और एजुकेशन जब हो जाएगा तो शादी तो होनी ही होनी है, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी। आपकी मम्मी बैठी हैं प्रणामिका जी की, आपका शुभ नाम क्या है मैडम? शोभा तिवारी। शोभा तिवारी जी, आप गृहिणी हैं, आप बच्ची इतनी सफल है तो कह रही हमारी मम्मी का बहुत बड़ा योगदान है। आप कैसे बच्ची को कैसे आप मैनेज करती हैं परिवार को? जैसे शुरू से ही मैंने ध्यान दिया पढ़ाई की तरफ और बाकी काम वाम में भी मतलब नहीं करने दिया। इनको काम नहीं करने देती? अब जैसे कभी कभी अपने मन से जो कर लिया, थोड़ा बहुत कर लिया। मम्मी को कोऑपरेट नहीं करती बेटा? मतलब जिम्मेदारी वैसा कुछ नहीं देती, बाकी कोई आता है वो थोड़ा बहुत तो कोऑपरेट। अच्छा ठीक। अच्छा प्रणामिका, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आप तो संसाधन युक्त हैं, एक हाई एजुकेटेड फैमिली से हैं, पिताजी आपके संघर्षशील हैं, माँ का कोऑपरेशन है। कुछ बच्चे गांव में ऐसे हैं बेटा कि जो कि उनके पास कुछ नहीं है, बहुत पढ़ने की इच्छा है, हिंदी मीडियम से हैं, प्राइमरी से पढ़े हैं, गरीब हैं, न उनके पास कोचिंग की कोई सुविधा है, तो न उनके पास कोई संसाधन है। उनके बारे में आपकी क्या थी, कैसे वो संघर्ष करें? सर ये है कि जैसे थोड़ा सा मतलब अगर मैनेज हो जाए तो फिर मैगज़ीन, अपडेटेड मैगज़ीन आती हैं, बहुत से आर्टिकल्स आते हैं, बाकी बुक्स में भी काफ़ी कवर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सब फ़ोन में ही रहता है, और मैगज़ीन से भी हो सकता है। ये बताइए कि आपका सब्जेक्ट एकदम अलग रहा है,
जीएस का प्रतियोगिता में बहुत बड़ा योगदान है। जीएस पोर्शन एक ऐसा है। और आप आर्ट ग्रुप की कभी रही भी नहीं, आप साइंस की रही, उसके बाद बीटेक किया है। जीएस को कैसे कवर कर रही हैं आप? स्टार्टिंग में मतलब मुझे जीएस में एकदम इंटरेस्ट नहीं था, और जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो फिर मैंने ये सोचा था कि मुझे जीएस ना पढ़ना पड़े, और मैं कम से कम ही पढ़ने की कोशिश करती थी। मैथ्स शुरू से मेरी अच्छी थी और मुझे मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट भी था। तो उसके बाद फिर लेकिन जब लगा कि नहीं पढ़ना ही पड़ेगा तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, फिर मुझे इंटरेस्ट आता गया और वो अच्छे से फिर मैनेज होने लगा। बाकी इस समय यूट्यूब सोशल मीडिया इस समय इतना प्रभावी है और बहुत टफ कंपटीशन है। जैसे ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उनके पास कुछ नहीं है। क्या यूट्यूब में भी एक मतलब प्रतिस्पर्धा के लिए बच्चों के लिए यूट्यूब जो है वो कहाँ तक उत्तरदायी है? सर यूट्यूब तो है, मतलब काफ़ी हद तक है, लेकिन ये नहीं कि हम पूरा उसी पे ही डिपेंड हो जाएं। बाकी अगर किसी के पास मतलब सुविधा नहीं है फ़ोन की तो फिर मैगज़ीन और वो जो है आर्टिकल पे भी डिपेंड रह सकता है। अब ये नहीं कि हमेशा कि यूट्यूब पे ही पूरी तरह डिपेंड हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है। साक्षात्कार की श्रृंखला में हमने बात की प्रणामिका तिवारी जी से, इनके परिवार से मिला। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चियों को बोझ न समझें, इनको शिक्षा दें। आप करोड़ रुपया दहेज देकर भी बच्ची को सुखी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बच्ची को अगर अपने पैरों पर आपने खड़ा कर दिया तो समझ लीजिए कि आपका सारा संकट दूर हो गया। इसलिए सबसे निवेदन है कि बच्चियों को प्यार दें, दुलार दें और प्रणामिका जैसे बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।